दोस्तों, साल है 1835। फ्रांस का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है एंचे। ये गांव जूरा माउंटेन्स के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। यहाँ की सर्दियाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि पानी भी पत्थर बन जाता है। इस गांव के एक छोटे से टूटे हुए घर के बाहर एक 13 साल का लड़का खड़ा है। उसका नाम लुई है। अगर आप आज उस लड़के को देखते तो आप शायद उस पर तरस खाते, या शायद आप उसे देखकर नजरअंदाज कर देते। उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके चेहरे पर धूल और मिट्टी लगी है, और सबसे बड़ी बात, उसके पैरों में चमड़े के जूते नहीं हैं। उसके पैरों में लकड़ी के बने हुए खड़ाउन हैं, जिन्हें वहां के लोग सैबिट्स कहते थे। ये लकड़ी के जूते सस्ती लकड़ी से बनते थे और चलने पर टक टक की आवाज करते थे। ये गरीबी की निशानी थे। लुई अपने घर के दरवाजे को आखिरी बार देख रहा है। उस घर के अंदर उसकी सौतेली माँ है। लुई की अपनी माँ कोरीन तब मर गई थी जब वो सिर्फ 10 साल का था, और उसके पिता जेवियर ने दूसरी शादी कर ली थी। ये नई माँ लुई को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो उसे मारती थी, उसे खाना नहीं देती थी और उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करती थी। लुई के पिता, जो एक किसान और आटा चक्की चलाने वाले थे, वो अपनी नई पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते थे। उस ठंडी सुबह 13 साल की लुई ने एक फैसला लिया जो एक बच्चे के लिए नामुमकिन लगता है। उसने सोचा कि मैं अब और मार नहीं खाऊंगा, मैं अब और भूखा नहीं सोऊंगा। उसने अपनी मुट्ठी बंद की, अपने आंसू पोंछे और घर से निकल पड़ा। उसके पास कोई मैप नहीं था, उसके पास कोई पैसा नहीं था, उसके पास कोई प्लान नहीं था। उसे बस एक नाम पता था, पेरिस। उसे लगा था कि पेरिस नज़दीक होगा, शायद कुछ दिनों का रास्ता होगा। लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि एंचे से पेरिस की दूरी 470 किलोमीटर्स है। आज के ज़माने में हाई स्पीड ट्रेन ये सफ़र 2 घंटे में पूरा करती है, लेकिन 1835 में बिना घोड़े के, बिना गाड़ी के, ये सफ़र एक मौत का सफ़र था। चैप्टर 1, द 2-year वॉक। ये सफ़र कोई पिकनिक नहीं था। ये सफ़र लुई की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। लुई पैदल चलता रहा। जब रात होती तो वो किसी पेड़ के नीचे सो जाता। अगर किस्मत अच्छी होती तो किसी किसान के बान में घास के ढेर पर जगह मिल जाती। कई रातें ऐसी थीं जब भूख के मारे उसके पेट में दर्द होता था, लेकिन आसपास खाने को कुछ नहीं था। वो जंगल से फल और बेरीज तोड़कर खाता था। जूरा माउंटेन से पेरिस तक का रास्ता सीधा नहीं था। रास्ते में घने जंगल थे जहां भेड़िए यानी वुल्व्स घूमते थे। चोर और लुटेरे घूमते थे जो अकेले मुसाफिरों को मार देते थे। लुई को हर कदम पर बचना पड़ता था। सर्दी, गर्मी, बारिश, उसने सब कुछ उन्हीं लकड़ी के जूतों में झेला। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो लगातार चल नहीं सकता था। उसे हर दूसरे गांव में रुकना पड़ता था काम मांगने के लिए। वो दरवाजे खटखटाता और कहता, मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे एक वक्त का खाना दे दो। इन 2 सालों में लुई ने हर तरह का काम किया। कभी वो किसी लोहार के साथ लोहा कूटता, कभी वो किसी किसान के खेत में हल चलाता, कभी वो स्टेबल में घोड़ों की लीड साफ करता। लेकिन इन छोटे मोटे कामों के बीच उसने एक चीज सीखी जिसने उसकी किस्मत बदल दी। वो था लकड़ी का काम। जब वो जंगलों में काम करता था तो उसने सीखा कि कौन सी लकड़ी मजबूत होती है और कौन सी कमजोर। उसने सीखा कि बीच की लकड़ी भारी होती है और पॉपुलर की हल्की और फ्लेक्सिबल होती है। उसने सीखा कि लकड़ी को कैसे काटा जाए ताकि वो टूटे नहीं। ये नॉलेज किसी स्कूल में नहीं मिलती। ये नॉलेज उसे उन ठंडी रातों और कठोर दिनों ने दी थी। चलते चलते, रुकते रुकते, काम करते करते मौसम बदलते गए। 1 साल बीता, दूसरा साल शुरू हुआ। अब लुई बच्चा नहीं रहा था। सड़क ने उसे समय से पहले बड़ा कर दिया था। 1837 में जब वो 16 साल का हुआ, तब जाकर उसे होराइजन पर बिल्डिंग्स दिखाई दी। वो पेरिस पहुंच चुका था। चैप्टर 2, द सिटी ऑफ स्मोक। 1837 का पेरिस वो पेरिस नहीं था जो आज हम फिल्मों में देखते हैं। वहां कोई आईफिल टावर नहीं था, वहां कोई सुंदर लाइट्स नहीं थीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी शुरू हो रहा था। पेरिस एक गंदा, बदबूदार और धुएं से भरा हुआ शहर था। सड़कों पर कूड़ा पड़ा रहता था। गरीबी चरम पर थी। लुई जब पेरिस में घुसा तो वो एक बेगर से बेहतर नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके हाथों में हुनर था। उसे लकड़ी से बात करना आता था। उसे पता चला कि पेरिस में एक नया धंधा शुरू हुआ है, बॉक्स मेकिंग। उस जमाने में सूटकेस नहीं होते थे, प्लास्टिक नहीं होता था। सब कुछ लकड़ी के बक्सों यानी बॉक्सेस में पैक होता था।
लुई ने मिसियो मेरेशाल नाम के एक व्यापारी की दुकान पर काम मांगा। मिसियो मेरेशाल एक लयतीय ऑम्बलर थे। इसका मतलब है वो ट्रंक्स बनाते थे और अमीर लोगों का सामान पैक करते थे। लुई को ये काम मिल गया। अब आप सोचेंगे कि पैकिंग करना कौन सा बड़ा काम है, लेकिन 19th सेंचुरी में पैकिंग एक आर्ट फॉर्म थी। उस वक्त की अमीर औरतें जो ड्रेसेस पहनती थीं वो बहुत बड़ी होती थीं। उन्हें क्रिनोलिन्स कहा जाता था। ये ड्रेसेस घेरे वाली होती थीं, इनमें तार और हवा भरी होती थी। एक ड्रेस का साइज एक छोटे टेंट जितना होता था। इन ड्रेसेस को एक बक्से में फिट करना बिना उन्हें तोड़े या उन पर सिलवट लाए, ये इंजीनियरिंग का काम था। लुई वितौन इस काम में एक्सपर्ट बन गया। उसके हाथ इतनी सफाई से काम करते थे कि लोग हैरान रह जाते थे। वो लकड़ी के बॉक्सेस को ड्रेस के हिसाब से डिजाइन करता था। वो अंदर पार्टीशंस बनाता, ड्रॉर्स बनाता। धीरे धीरे मिसियो मेरेशाल की दुकान पर अमीर कस्टमर्स की भीड़ लगने लगी। सब यही कहते थे कि हमें वो लड़का चाहिए, लुई को बुलाओ, सिर्फ वही हमारा सामान पैक करेगा। लुई ने अगले 16 साल तक यही काम किया। वो सुबह से रात तक लकड़ी काटता, उसे शेप देता और कपड़े पैक करता। वो देख रहा था कि दुनिया बदल रही है। पहले लोग घोड़ा गाड़ी से ट्रैवल करते थे, लेकिन अब एक नई चीज आई थी, स्टीम ट्रेन। और समुद्र में बड़े स्टीम शिप्स आ गए थे। लोग अब दूर दूर तक ट्रैवल कर रहे थे और लुई समझ गया था कि पुराने जमाने के भारी ट्रंक्स अब नहीं चलेंगे। चैप्टर 3, द इनोवेशन ऑफ द फ्लैट ट्रंक। 1852 में फ्रांस में राजनीति बदल गई। नेपोलियन थर्ड ने खुद को एम्परर घोषित कर दिया। उनकी पत्नी थी एम्प्रेस यूजीनी। यूजीनी को फैशन का बहुत शौक था। उनके पास दुनिया की सबसे महंगी और बड़ी ड्रेसेस थीं। उन्हें एक पर्सनल पैकर चाहिए था जो उनके शाही कपड़ों का ध्यान रख सके। उन्होंने सुना था कि पेरिस में लुई नाम का एक लड़का है जो जादू करता है। लुई वितौन को राजमहल में बुलाया गया। अब वो अनाथ लड़का जो लकड़ी के जूतों में आया था, वो अब फ्रांस की महारानी का पर्सनल असिस्टेंट बन गया। महल में रहकर लुई ने देखा कि अमीर लोग ट्रैवल कैसे करते हैं। उसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नोटिस की। उस जमाने के सारे ट्रंक्स यानी संदूक का ढक्कन ऊपर से गोल होता था, डोम शेप का। इसका कारण यह था कि जब संदूक को घोड़ा गाड़ी के पीछे बांधा जाता था तो अगर बारिश हो तो पानी फिसलकर नीचे गिर जाए और लकड़ी खराब ना हो। ये लॉजिक सदियों से चला आ रहा था। लेकिन अब ट्रेन्स आ गई थीं। ट्रेन के डिब्बे में सामान एक के ऊपर एक रखना पड़ता था। गोल ढक्कन वाले संदूक एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे जा सकते थे, वो फिसलकर गिर जाते थे। इस वजह से ट्रेन में बहुत जगह वेस्ट होती थी। लुई ने सोचा कि अगर मैं संदूक को ऊपर से फ्लैट बना दूं तो हम उन्हें स्टैक कर सकेंगे, एक के ऊपर एक। लोगों ने कहा, लुई तुम पागल हो गए हो। अगर ढक्कन फ्लैट होगा तो बारिश का पानी ऊपर जमा हो जाएगा, लकड़ी सड़ जाएगी और अंदर के महंगे कपड़े खराब हो जाएंगे। ये आइडिया फेल है। लेकिन लुई के पास वो 2 साल का एक्सपीरियंस था जो उसने सड़क पर सीखा था। उसे लकड़ी की पहचान थी। उसने कहा, मैं लकड़ी को बदल दूंगा। उसने पॉपुलर की लकड़ी चुनी जो हल्की और मजबूत थी, और पानी से बचाने के लिए उसने एक नया तरीका निकाला। उसने लकड़ी के ऊपर कैनवस चिपकाया और उस कैनवस को उसने एक स्पेशल ऑयल और ग्लू के मिक्सचर से पेंट कर दिया। इससे वो कैनवस वाटरप्रूफ हो गया। अब अगर पानी गिरता भी तो वो कंदर नहीं जा सकता था। 1854 में लुई ने अपनी खुद की दुकान खोली, रो न्यू दे कैप्रिसीन पर। उसने दुनिया का पहला फ्लैट ट्रंक लॉन्च किया। ये ट्रंक हल्का था, वाटरप्रूफ था और सबसे बड़ी बात स्टैकेबल था। इसका रंग ग्रे था जिसे ट्राइनन ग्रे कहा जाता था। जैसे ही ये ट्रंक मार्केट में आया, हंगामा मच गया। अमीर लोगों को समझ आ गया कि ये फ्यूचर है। अब वो ज्यादा सामान ले जा सकते थे। लुई वितौन की दुकान पर लाइन लग गई। ये सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहा। इजिप्ट के पाशा ने ऑर्डर दिया, रशिया के राजा ने ऑर्डर दिया, स्पेन के राजा ने ऑर्डर दिया। वो लड़का जो कभी पैदल चला था, अब वो दुनिया को चलना सिखा रहा था। उसने ट्रैवल को आसान बना दिया था। लेकिन लुई को पता नहीं था कि अभी उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आना बाकी है। एक ऐसा तूफान जो उसकी बनाई हुई हर चीज को राख कर देगा। दोस्तों, सक्सेस कभी सीधी लाइन में नहीं मिलती। लुई वितौन अब 50 साल के होने वाले थे। उनका बिजनेस सेट था। उन्होंने पेरिस के बाहर एस्नियर्स में एक बड़ी फैक्ट्री बनाई थी जहां उनके कारीगर दिन रात ट्रंक्स बनाते थे। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1870 में फ्रैंको प्रशियन वॉर शुरू हो गया। दुश्मन की सेना, प्रशियन आर्मी, ने पेरिस को घेर लिया। ये फ्रांस के इतिहास का सबसे बुरा वक्त था।
पेरिस के अंदर खाना खत्म हो गया था। हालत इतनी खराब थी कि लोग जिंदा रहने के लिए चूहे यानी रैट्स और बिल्लियां यानी कैट्स खा रहे थे। लुई वितों को अपनी जान बचाने के लिए पेरिस छोड़कर भागना पड़ा। वो वापस किसी सेफ जगह चले गए। जब 1 साल बाद जंग खत्म हुई और लुई वापस लौटे तो उनका दिल टूट गया। उनकी एस्नियर्स वाली फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। दुश्मन ने उस फैक्ट्री को अपना बेस बनाया था और जाते जाते उसे आग लगा दी थी। वहां कुछ नहीं बचा था। सारी मशीन्स, सारी लकड़ी, सारे बने हुए ट्रंक्स सब राख का ढेर बन चुके थे। लुई अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी जिंदगी भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। इस उम्र में आकर कोई भी इंसान हार मान लेता। वो सोचता कि अब बस, अब रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन लुई वितों वो इंसान नहीं थे जो हार माने। उन्होंने वही किया जो उन्होंने 13 साल की उम्र में किया था। उन्होंने फिर से शुरुआत की। उन्होंने उस राख को साफ किया। उन्होंने अपनी बची कुची सेविंग्स निकाली। उन्होंने फैक्ट्री को दोबारा बनाया और इस बार उन्होंने उसे पहले से बड़ा और बेहतर बनाया। उन्होंने एक नई लोकेशन ढूंढी जो नए रेलवे ट्रैक के पास थी, ताकि रॉ मटेरियल आसानी से आ सके। उन्होंने कहा, मेरे ट्रंक्स जल सकते हैं लेकिन मेरा हुनर आग में नहीं जलता। इस बार लुई अकेले नहीं थे। उनका बेटा जॉर्ज वितों अब बड़ा हो गया था और वो अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। जॉर्ज के पास नए आइडियाज थे, नया खून था। चैप्टर 5 द लॉक एंड द हुडीनी चैलेंज। जैसे जैसे ट्रैवल बढ़ रहा था वैसे वैसे एक नई मुसीबत आ गई थी, चोरी। ट्रेन्स और शिप्स पर अमीर लोग सफर करते थे और चोर उनके ट्रंक्स के ताले तोड़कर अंदर से गहने और पैसे निकाल लेते थे। कस्टमर्स लुई के पास आते और कहते, लुई तुम्हारा ट्रंक मजबूत है, लकड़ी नहीं टूटती लेकिन ताला टूट जाता है। लुई और जॉर्ज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ठानी। उन्होंने 10 साल लगाए रिसर्च में। उन्होंने लोहे और स्टील के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली उन्होंने एक ऐसा लॉक बनाया जो रेवोल्यूशनरी था। इसका नाम था द टम्बलर लॉक। इस लॉक के अंदर 5 स्प्रिंग वाले सिलेंडर्स थे। हर लॉक की एक यूनिक चाबी थी। इस लॉक को तोड़ना या पिक करना नामुमकिन माना जाता था। जॉर्ज वितों को अपने इन्वेंशन पर इतना भरोसा था कि उसने दुनिया के सामने एक ओपन चैलेंज रख दिया। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन और एस्केप आर्टिस्ट था हैरी हुडीनी। हुडीनी मशहूर था कि वो किसी भी जेल से भाग सकता है, किसी भी ताले को खोल सकता है, चाहे उसके हाथ बांध दिए जाएं। जॉर्ज वितों ने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया और हुडीनी को चैलेंज किया। उसने कहा, मिस्टर हुडीनी, मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैं आपको अपने नए लुई वितों ट्रंक में बंद करूंगा। अगर आप बिना चाबी के इस लॉक को खोलकर बाहर आ गए तो मैं मान जाऊंगा। पूरी दुनिया की नज़रें इस चैलेंज पर थीं। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हुडीनी आएगा और एलवी के लॉक को तोड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? हुडीनी नहीं आया। उसने चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसे पता था कि ये लॉक तोड़ना आसान नहीं है और अगर वो फेल हो गया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। हुडीनी का डरना लुई वितों की सबसे बड़ी जीत थी। बिना कुछ कहे साबित हो गया कि लुई वितों का ट्रंक बैंक वॉल्ट जैसा सेफ है। चैप्टर 6 द मोनोग्राम एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट काउंटरफीटर्स। 1892 में लुई वितों की डेथ हो गई। वो लड़का जो बिना जूतों के आया था वो एक एम्पायर छोड़कर गया। अब कंपनी की बागडोर जॉर्ज के हाथ में थी। जॉर्ज के सामने एक नई परेशानी थी, नकली माल यानी काउंटरफीट्स। लुई वितों के ट्रंक्स इतने फेमस हो गए थे कि हर कोई उन्हें कॉपी कर रहा था। दूसरे मैन्युफैक्चरर्स सस्ती लकड़ी लाते, उसे ग्रे पेंट करते और लुई वितों बोलकर बेच देते। जॉर्ज परेशान था। उसने पहले स्ट्राइप्स वाला डिज़ाइन बनाया, रेड कैनवस, फिर चेकरबोर्ड डिज़ाइन बनाया, डैमियर कैनवस, लेकिन लोग हर डिज़ाइन को कॉपी कर लेते थे। जॉर्ज ने सोचा, मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जो इतना कॉम्प्लेक्स हो, इतना डिटेल में हो कि उसे हाथ से कॉपी करना नामुमकिन हो जाए। 1896 में उसने एक डिज़ाइन बनाया जो आज दुनिया का सबसे फेमस पैटर्न है। उसने अपने पिता के इनिशियल्स लिए, एल और वी, उन्हें एक दूसरे में उलझा दिया, इंटरलॉक्ड। उस वक्त यूरोप में जापानीज आर्ट का ट्रेंड था, तो उसने उस एलवी के आसपास जापानीज स्टाइल के फूल यानी फ्लावर्स और सितारे यानी स्टार्स बनाए, 4 पत्ती वाला फूल और डायमंड शेप। इस डिज़ाइन को नाम दिया गया द मोनोग्राम कैनवस। ये डिज़ाइन सिर्फ फैशन नहीं था, ये एक सिक्योरिटी फीचर था। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस डिज़ाइन ने लुई वितों को एक अलग पहचान दे दी। अब दूर से देखकर पता चल जाता था कि ये लुई वितों का ट्रंक है। जॉर्ज ने इस ब्रांड को ग्लोबल बनाने का सपना देखा। वो ट्रंक लेकर अमेरिका गया, वो न्यूयॉर्क गया, शिकागो गया। उसने अमेरिकन्स को सिखाया कि लग्जरी क्या होती है। चैप्टर 7 द मॉडर्न एम्पायर एंड कंक्लूजन। आज 150 साल बाद लुई वितों दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड है।
आज ये LVMH ग्रुप का हिस्सा है, जिसके मालिक बर्नार्ड अर्नाउ है। आज LV सिर्फ ट्रंक्स नहीं बनाता, वो हैंडबैग्स बनाता है, कपड़े बनाता है, घड़ियां बनाता है। लेकिन आज भी अगर आप पेरिस जाएं और एस्नियर्स में उनकी पुरानी फैक्ट्री में जाएं, तो आपको वहां वही माहौल मिलेगा। वहां आज भी ट्रंक हाथ से बनते हैं, वहां आज भी वही लकड़ी यूज होती है पॉपुलर, वहां आज भी वही टम्बलर लॉक लगाया जाता है जो हुडीनी नहीं खोल पाया था। लुई वितौं की कहानी हमें यह सिखाती है कि शुरुआत मैटर नहीं करती। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास जूते हैं या नहीं, ये मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसे हैं या नहीं, मैटर ये करता है कि आप चलने को तैयार हैं या नहीं। वो लड़का जो 470 किलोमीटर पैदल चला, जिसने रातों को ठंड में गुजारा, जिसने लकड़ी काट काट कर अपने हाथ घिस दिए, उसने एक ऐसी चीज बनाई जो उसके मरने के 100 साल बाद भी जिंदा है। आज रैपर्स LV का नाम लेते हैं, बिलियनर्स LV का बैग पकड़ते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग जानते हैं कि वो LV सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, वो एक बच्चे के संघर्ष की निशानी है। एक ऐसा बच्चा जिसने अपने बक्सों में सिर्फ कपड़े नहीं पैक किए, बल्कि उसने उन बक्सों में अपने सपने, अपनी जिद और अपनी आत्मा पैक कर दी। और यही वजह है कि आग, जंग और वक्त कुछ भी लुई वितौं को मिटा नहीं पाया। तो अगली बार जब आप किसी एयरपोर्ट पर वो ब्राउन और गोल्ड बैग देखें, तो उसे सिर्फ महंगी चीज मत समझना, उसे एक यादगार समझना, उस 13 साल के लुई की, जिसने हमें सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान पैदल चलकर भी आसमान छू सकता है। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।